अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल कि सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है। कल हमने एक बात समझी थी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बेसिक यूनिट है, उनका जो फंडामेंटल यूनिट है वो होता है सेल। आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, कौन से बायोमोलिक्यूल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। It is already established that all living organisms are structurally composed of cells and living cell contain a living matter called protoplasm. एक बात हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हुए होते हैं सेल्स के, और जो सेल का लिविंग मटेरियल होता है उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी सेल के आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आपने उम्मीद है पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा कि सेल का पोर्शन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये डिफरेंट पोर्शन जो होते हैं। अच्छा, जो सेल का लिविंग पोर्शन है उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है? आप जब एक सेल का न्यूक्लियस लेंगे, उस न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, यानी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों चीज़ों को आपस में मिलाएंगे, जो सेल का कंपोनेंट बनेगा उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। The actual chemical composition of protoplasm is still not known perfectly. सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी जो एक्चुअल कंपोजिशन है उसके बारे में परफेक्टली अब तक हमें पता नहीं चला। हाउएवर केमिकली इट कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। लेकिन जो बात हमें पता है कि इसके अंदर 70 to 90% वाटर मौजूद होता है, यानी कम से कम एक सेल के अंदर 70%, ज़्यादा से ज़्यादा 90% वाटर मौजूद हो सकता है। If the water is evaporated, the remaining mass of cell is called dry weight of the cell. अगर किसी सेल के अंदर जो वाटर मौजूद है, अगर उस वाटर को आप एवापोरेट करवा देंगे तो पीछे जो मास बचेगा उसको आप ड्राई वेट कहेंगे। ये आपको लफ्ज़ में ही समझ आ जाएगा कि ड्राई वेट, ऐसा मास जिसके अंदर वाटर नहीं है। अच्छा सर, ये ड्राई वेट क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ये जो ड्राई वेट होगा सेल का, ये हकीकत में होंगे बायोमोलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर आपको मिलेंगे, विच आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये बायोमोलिक्यूल्स जो होंगे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के टाइप होते हैं। सो द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ये सिंपल एक डेफिनेशन है बायोमोलिक्यूल्स की जो आपको याद रख लेनी है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलें, सेल से मिलें, उन मॉलिक्यूल्स को आप बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द साइंसेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर मेनली 6: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। They form approximately 98% of biomolecules. ड्राई वेट हमने अभी पढ़ा कि बना हुआ होता है बायोमोलिक्यूल्स का। तो 98% जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बने हुए होते हैं इन 6 एलिमेंट्स के। ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। अगर ये किसी को याद नहीं हो रहा तो आप याद कर लें चॉम्प्स, CHONPS, चॉम्प्स। यानी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं 98% वो बने हुए होते हैं चॉम्प्स के। चॉम्प्स का मतलब ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। फंडामेंटली टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बायोमोलिक्यूल्स के फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? Biomolecules can be divided into following groups according to variability, their structure and function in cell and organisms. Basically जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उनका फंक्शन क्या है सेल के अंदर। ये जो 5 बायोमोलिक्यूल्स हैं बेसिक, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर सेकंड प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में वन बाय वन इन 5 बायोमोलिक्यूल्स को हमें डिस्कस करना है। अच्छा, ये एक टेबल है, टेबल 1.1, बायोमोलिक्यूल्स, देयर यूनिट्स एंड लिंकेजेस। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके यूनिट्स और उनके लिंकेजेस। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स अगर आपका फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट आपका या तो हो सकता है ओलिगोसैकराइड हो या तो हो सकता है पॉलीसैकराइड हो।
ये आपका ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, ये आपका लार्ज मॉलिक्यूल है। हमेशा याद रखें लार्ज मॉलिक्यूल बना हुआ होता है स्मॉलर यूनिट का, स्मॉल मॉलिक्यूल का। जो कार्बोहाइड्रेट्स के स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, उनको आप नाम देते हैं मोनोसेक्राइड्स का। ये मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलकर लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अच्छा, मोनोसेक्राइड जो आपस में मिलेंगे तो ज़ाहिर है कोई चीज़ होगी जो इनको आपस में बाइंड करवाएगी। तो मोनोसेक्राइड आपस में बाइंड होते हैं बॉन्ड की मदद से, केमिकल बॉन्ड की मदद से। उसको आप कोवलेंट बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। होगी कोवलेंट बॉन्ड, उस कोवलेंट बॉन्ड को आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें प्रोटीन्स की, जो प्रोटीन्स हैं ये भी लार्ज मॉलिक्यूल, हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ज़ाहिर है ये भी बने हुए होंगे स्मॉल यूनिट्स के। तो प्रोटीन के जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको आप नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स का। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको हम नाम देते हैं मोनोसेक्राइड का, इसी तरह प्रोटीन के जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स का। ये अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो लार्ज प्रोटीन बनती है। ये आपस में मिलेंगे बॉन्ड की मदद से, जिनको आप नाम देंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। इसी तरह से आप लिपिड्स की बात करें तो लिपिड या तो हो सकता है आपका फैट्स एंड ऑयल्स हो, या तो हो सकता है फॉस्फोलिपिड हो, या तो हो सकता है टर्पेनॉइड हो। अगर तो आपका लिपिड फैट और ऑयल है तो उसके जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको आप नाम देते हैं ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स का। अगर फास्फोलिपिड होगा आपका लिपिड तो उसके जो स्मॉल यूनिट्स होंगे वो 4 होंगे। कौन कौन से? ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स, फास्फेट एंड कोलाइन। ये चारों आपस में मिलेंगे तो एक आपका फास्फोलिपिड लिपिड बनेगा। इसी तरह से अगर आप बात करें लिपिड, अगर आपका टर्पेनॉइड्स है, टर्पेनॉइड अगर आपका लिपिड है तो उसके जो स्मॉल यूनिट्स होंगे उनको आप नाम देते हैं आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स। ये जो आइसोप्रिनॉइड्स यूनिट्स हैं ये आपस में मिलेंगे कार्बन कार्बन लिंकेज या कार्बन कार्बन बॉन्ड की मदद से। इसी तरह से जो फॉस्फोलिपिड के हमने यूनिट्स पढ़े ये आपस में मिलेंगे ईस्टर और कार्बन कार्बन लिंकेज की मदद से। और अगर आप बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, ये भी आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो याद रखें न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के होते हैं हमारे सेल के अंदर। एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको आप नाम देते हैं डीएनए का, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। अगर तो डीएनए होगा तो उसके जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको आप नाम देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। अगर आरएनए होगा उसके जो यूनिट्स होंगे उनको आप नाम देते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में बहुत सारे मिलेंगे तो आपका डीएनए बनेगा। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से आपस में मिलेंगे? तो इनके बीच में भी एक लिंकेज होगी जिसको आप नाम देते हैं फास्फो डाई ईस्टर लिंकेज या फास्फो ईस्टर लिंकेज। यही चीज़ आपको आरएनए के यूनिट्स में भी नज़र आएगी। इसी तरह से अगर आप बात करें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे? जब दो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को आपस में मिलाते हैं, नतीजन बनता है ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हम आपस में मिलाते हैं तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब ये मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो स्पेशल मॉलिक्यूल बनता है जिनको आप नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके स्मॉलर जो यूनिट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे और लिंकेजेस भी इनकी डिफरेंट ही होंगी। देयर इज़ अ वेरिएशन फाउंड इन लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल। ये जो बायोमोलिक्यूल्स आपने 5 डिस्कस किए अभी, तो क्या सेल के अंदर ये एक ही परसेंटेज में मौजूद होते हैं? जवाब है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट की सेल के अंदर अलग परसेंटेज होगी, प्रोटीन की अलग होगी, लिपिड की अलग होगी, इसी तरह डिफरेंट अमाउंट होगा इनका। इट इज़ बिकॉज डिफरेंट सेल्स विद द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके अंदर भी बायोमोलिक्यूल्स का अमाउंट चेंज होता है। यानी अगर आप आई सेल लें, आपकी आंख का जो सेल है उसकी जो कंपोजिशन होगी उसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो चेंज होंगे। जो आपके ब्रेन सेल्स हैं उनके बायोमोलिक्यूल्स अलग होंगे, परसेंटेज उनकी अलग होगी। इसी तरह हार्ट सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स की परसेंटेज है वो अलग होगी। देयरफॉर दीज वैल्यूज़ आर ऑलवेज टेकन एज एन एवरेज वैल्यूज़। अगर आप ह्यूमन सेल फॉर एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, तो डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप सब का एवरेज लेंगे तो आप कहेंगे कि ह्यूमन सेल के अंदर इतने
परसेंटेज होती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल इज़ गिवन इन द टेबल। ये एक एवरेज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है एक बैक्टीरियल सेल की और मेमेलियन सेल की। अच्छा, ये आपको याद रखनी है, बिल्कुल ईजी है, आप इसको लिख कर याद कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल आपका वाटर है तो याद रखें वाटर बैक्टीरियल सेल मेमेलियन सेल के अंदर देखा गया है कि 70% मौजूद होता है। यानी अभी आपने पढ़ा 70 to 90%, इनके बिटवीन कोई भी परसेंटेज हो सकती है, तो ये नॉर्मल परसेंटेज है। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% होगी, इसी तरह मेमेलियन सेल के अंदर 18%। कार्बोहाइड्रेट 3 और 4, लिपिड का अमाउंट जो होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर वो 2% होगा, मेमेलियन सेल के अंदर 3%। इसी तरह डीएनए की अगर बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर वो 1% होता है, मेमेलियन सेल के अंदर 0.25। आरएनए की बात करें तो 6% बैक्टीरियल सेल के अंदर, 1.1% मेमेलियन सेल के अंदर। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो दोनों के अंदर सेम ही होंगे, 2 इसी तरह इनऑर्गेनिक आयंस की बात करेंगे वो भी सेम ही होंगे दोनों के अंदर, जो कि हैं 1 1। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी इनऑर्गेनिक आयंस को छोड़कर जो भी आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो मेमेलियन सेल में ज़्यादा हैं, सिर्फ डीएनए और आरएनए को छोड़कर। डीएनए और आरएनए वाहिद मॉलिक्यूल्स हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ज़्यादा हैं, मेमेलियन सेल के अंदर कम। उनका क्या रीज़न है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू।